अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ऐड मैथ्स का एक ईयरली पेपर सॉल्व करेंगे और ये जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं इट्स नवंबर 24 पेपर 22 कोर्स कोड इज़ 4037। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन y over x is equals to 3 over 2 and y power 4 over x power 5 equal to 27 over 16। तो आपके पास बड़ा सिंपल सवाल है और 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया ही है। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को पिक करते हैं। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, y ओवर x इज इक्वल्स टू 3 ओवर 2। यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ y को सब्जेक्ट तो y इज इक्वल्स टू 3x डिवाइडेड बाय 2। ये y बन गया सब्जेक्ट। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। वो इक्वेशन के आपके पास y पावर 4 ओवर x पावर 5 इक्वल्स टू 27 ओवर 16। और यहाँ पर हम y की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये लिखा है y पावर 4 ओवर x पावर 5 इक्वल्स टू 27 ओवर 16। और y की जगह जो हमने y को बनाया है सब्जेक्ट, हम वो वैल्यू लेकर आएंगे। यहाँ पर y की जगह आ गया हमारे पास 3x अपॉन 2। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 3 पावर 4, 3 पावर 4 इज 81, x पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 इज 16 डिवाइडेड बाय x पावर 5 इक्वल्स टू 27 ओवर 16। ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया इसको। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं हम इसको। 81 x पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 x पावर 5 इक्वल्स टू 27 ओवर 16। सिंप्लीफाई कर दिया हमने इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, देखें अगर हम x को देखें तो x कैंसिल हो जाएगा, x पावर 4 और x पावर 5 से कैंसिल हो गया तो नीचे एक x बच गया। दोनों साइड पर 16 और 16 हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। तो बचा क्या, 81 ओवर 27 इक्वल्स टू x। ये हमारे पास बच गया x का आंसर। पावर कोई नहीं है क्योंकि पहले हमारे पास पावर 5 और 4 आपस में हो गई एलिमिनेट। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो 81 ओवर 27, अभी हम देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 81 ओवर 27 इट्स 3। तो ये आपका आंसर आ गया है x का 3। जब आपके पास x का आंसर आ गया, अब y का आंसर निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। हम y को सब्जेक्ट बना चुके थे और वो हमने बनाया था y इक्वल्स टू 3x ओवर 2। ठीक है ना, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसको। y इक्वल्स टू 3x ओवर 2। x की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू हमारे पास आएगी 3। 3 टाइम्स 3 ओवर 2, सो y इज इक्वल्स टू 9 ओवर 2, दैट इज इक्वल्स टू 4.5। अब आप अपना आंसर फ्रैक्शन में छोड़ दें, डेसिमल में दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे दोनों आंसर्स आपके सही काउंट किए जाएंगे। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल x एंड y आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल्स टू x टाइम अंडर रूट 1 प्लस 2x, फाइंड dy ओवर dx। डेरिवेटिव का बड़ा सिंपल सवाल है, तो हम पहले यहाँ पर क्योंकि लगेगा प्रोडक्ट रूल, u को हमने कह दिया x और v को हम कह देते हैं 1 प्लस 2x पावर 1/2। अब आपने डेरिवेट करना स्टार्ट करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ u क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। v का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, पहले पावर लिखो फिर पावर में से 1 माइनस करो, तो 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2। और फिर फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन तो ये ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा आपके पास 2। तो आपके पास ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल। तो लेफ्ट ओवर क्या बच गया मेरे पास, 1 प्लस 2x टू द पावर माइनस 1/2। ये पावर 1 माइनस में, तो अगर मैं इसको प्लस करना चाहूँ तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x टू द पावर ऑफ 1/2। ये मैंने निकाल लिए u और v अलग अलग निकाल लिए। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला सेज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u क्या था मेरे पास, x डेरिवेटिव ऑफ v क्या था मेरे पास, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x टू द पावर ऑफ 1/2 प्लस v क्या आया मेरे पास, 1 प्लस 2x टू द पावर ऑफ 1/2 और डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास आया 1। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा इसका, x ओवर 1 प्लस 2x टू द पावर ऑफ 1/2 प्लस 1 प्लस 2x टू द पावर ऑफ 1/2। एलसीएम ले लेते हैं। जब आपने एलसीएम लिया
तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम तो आ जाएगा 1 प्लस 2x टू द पावर ऑफ 1/2, राइट। x तो ऐसे ही हो जाएगा प्लस। अब जब आपके पास ये 1/2 और ये 1/2 मल्टीप्लाई होंगे तो 1/2 खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल भाई सिंपल सी बात ये है ना, अगर मैं आपसे कहूँ अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट a तो ये बराबर होता है a के। इसी तरह अंडर रूट 1 प्लस 2x टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस 2x, तो ये आएगा सिंपल 1 प्लस 2x। अब आप इसको ऐड कर लो, तो 1 प्लस 2x क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x टू द पावर ऑफ 1/2। ये आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स का। ठीक है जी, आगे it is given that when y is 12 x is 4, find the approximate change in x when y increases from 12 with the small amount 0.06। ओके, अब सबसे पहले क्वेश्चन किस चीज़ का है भाई, क्वेश्चन हमारे पास है अप्रोक्सीमेट चेंज या स्मॉल चेंज का। ठीक है, अप्रोक्सीमेट चेंज का हमारे पास मेन वर्किंग फार्मूला क्या होता है, मेन वर्किंग फार्मूला होता है चेंज इन y ओवर चेंज इन x इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। ये हमारे पास होता है मेन वर्किंग फार्मूला। ठीक है, हम पहले एक बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स की, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स में हम x की जगह कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे, जो आपकी इनिशियल वैल्यू होगी। अब यहाँ पर कह रहा है आपको y 12 है जब x 4 है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन x, आपको x का चेंज फाइंड करना है व्हेन y इंक्रीजेज फ्रॉम 12 बाय द स्मॉल अमाउंट ऑफ 0.06। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है भाई y में चेंज हो रहा है, तो पहले जो y था आपके पास वो क्या था, वो आपके पास था 12 बाय द स्मॉल अमाउंट, और जो आपका चेंज इन y बना वो बना 12 प्लस 0.06, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 12.06। ये बना आपका चेंज, सही है ना। क्या आपके पास चेंज तो आया भाई, ये मतलब फाइनल वैल्यू बन गया। आपके पास 12 था, 0.06 का चेंज आया, तो आपके पास फाइनल वैल्यू बनी वो आया 12.06, ये फाइनल आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपसे कहूँ भाई डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हम निकाल चुके हैं, अब हमें चाहिए सिंपल यहाँ पर कि एक्स की कोई वैल्यू हमें यहाँ पर मिले जो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकें। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम पहले निकाल चुके हैं भाई, अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x टू द पावर ऑफ 1/2, और हमें x की वैल्यू मालूम है 4, तो x की जगह आपने पुट करना है 4। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर 4 आया, 3 टाइम्स 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टाइम्स 4 एंड होल पावर 1/2। ठीक है, 3 4s are 12, 12 plus 1 is 13, 1 plus 4 2s are 8, 1 plus 8 is 9, 9 पावर 1/2। तो 9 की पावर 1/2 का मतलब हो गया 3, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर आ गया भाई 3। सही है, अब आते हैं हम लोग मेन फॉर्मूले की तरफ, जो मैंने जहाँ से कहानी को स्टार्ट किया था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है ना, यहाँ पर है। अब आपके पास चेंज इन वाई क्या है, जो सिर्फ चेंज है मेरे पास वो है 0.06 का। ठीक है ना, 0.06, यहाँ पर डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई मेरे पास नहीं है, ये बेसिकली न्यू वैल्यू ऑफ वाई है। ठीक है ना, ये तो न्यू वाई है, इसको मैं कह देता हूँ वाई न्यू, बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास तो खाली चेंज चाहिए होता है। चेंज हमारे पास 0.06 है। चेंज इन एक्स क्या है ये मुझे नहीं पता, निकालने को बोला है। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, 13/3 आ गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स 0.06 और डिवाइडेड बाय 13, सो द आंसर इज 0.0138, 0.0138, जिसको हम कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स बराबर आ गया 0.014। ये आ गया आपका चेंज इन एक्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू दिस। क्या ये वही डेरिवेटिव है जो मैंने शुरू में किया था, बिल्कुल। जब ये वही क्वेश्चन है तो मुझे इसको स्टार्ट से डेरिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो इसका डेरिवेट निकाल चुका हूँ दैट इज़ 3x प्लस 1 ओवर 1 प्लस 2x पावर 1/2। मैं यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, जो हमने पहले पार्ट में निकाल लिया था। अब क्योंकि यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या है, कंडीशन से स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट का मतलब ये होता है जहाँ पर आपका डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाए। तो आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह जीरो पुट करो, 0 इक्वल्स टू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x पावर 1/2। अब यहाँ पर
ये वाला डिनोमिनेटर वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. सो 0 इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड x इज इक्वल्स टू -1/3. क्योंकि आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का कहा था, तो यही आपका आंसर होगा. y निकालने को अगर कहता तो हम इसको मेन कर्व की इक्वेशन में पुट करके y का आंसर निकाल लेते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. The polynomial p, do not use calculator in this question. Okay. The polynomial p is defined by p of x is equals to ax cube minus 3x square minus 3x plus p, where a and b are constants given that x is 2 and x is -1 are roots of the equation. रूट्स का मतलब ये होगा कि जब आप x की जगह 2 और -1 पुट करोगे तो आपका p of x का आंसर 0 हो जाएगा. ठीक है, बहुत सिंपल सवाल बन गया. पहले आप कर लेते हो भाई, अगर हम x की जगह 2 पुट करें तो आपकी पूरी इक्वेशन में अगर आप x की जगह 2 पुट करो तो p ऑफ 2, x की जगह 2 आ गया a, x की जगह 2 होल पावर 3 माइनस 3, x की जगह 2 होल स्क्वायर माइनस 3, x की जगह 2 एंड प्लस b. और आपको ये कहा था कि ये रूट है. रूट का मतलब ये होगा कि p ऑफ 2 मेरे पास हो जाएगा 0. ठीक है, 2 का क्यूब क्या हो गया मेरे पास 8a हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस b. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 8a माइनस 18 प्लस b इक्वल्स टू 0. और हम ये कह सकते हैं कि 8a प्लस b इज इक्वल्स टू 18. यहाँ पर मैं कह दूंगा भाई ये मेरे पास आ गई मेरी पहली इक्वेशन. ठीक है, जिस तरह हमने x इज इक्वल्स टू 2 को यूज़ किया, अब हम यूज़ करेंगे x इज इक्वल्स टू -1. तो जहाँ पर भी हमारे पास x होगा मेन इक्वेशन में वहाँ पर आएगा -1. तो p ऑफ -1 इक्वल्स टू a, -1 पावर क्यूब माइनस 3, -1 स्क्वायर माइनस 3, -1 प्लस b. और अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, p ऑफ -1 0 हो जाएगा, रूट है इसका -a माइनस 3 प्लस 3 प्लस b. ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे माइनस से अगर यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू b. इसका मतलब ये होगा भाई a और b की वैल्यू तो बराबर हो गई. अब मैं इस कंडीशन को जो a और b बराबर है इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में यूज करता हूँ. फर्स्ट इक्वेशन में आ जाए तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 18 इज इक्वल्स टू 8a प्लस b. अब कंडीशन के हिसाब से या तो मैं a की जगह b लिख दूं या मैं b की जगह a लिख दूं. तो मैं लिख देता हूँ भाई a की जगह 18 इक्वल्स टू 8a प्लस b की जगह मैंने a पुट कर दिया क्योंकि दोनों बराबर हो गए. तो ये आ गया 9a इज इक्वल्स टू 18 और a का आंसर आ गया मेरे पास 2. क्योंकि a और b दोनों बराबर थे तो हम ये कहेंगे भाई अगर a 2 होगा तो b भी हमारे पास 2 होगा. ये आ गया आपका आंसर. ठीक है बेटा, पहला पार्ट डन हो गया. नेक्स्ट वन, सॉल्व द इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0. ओके, अब हमारे पास जो p ऑफ x था वो क्या था, p ऑफ x की इक्वेशन हमारे पास है a की जगह आ जाएगा 2x क्यूब, मैं a और b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ. ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ये आपके पास है इक्वेशन. और आपको मालूम है कि इसके दो रूट कौन कौन से हैं, एक x इज इक्वल्स टू 2 है और एक x इज इक्वल्स टू -1 है. बेसिकली अगर हमें सॉल्व करने का कह रहा है तो हमको यहाँ पर इसका थर्ड रूट फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब थर्ड रूट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज हैं, या तो हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन कर लें या फिर हम यहाँ पर सिंथेटिक कर लें. ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर x कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास 2 के पास x नहीं है. तो मल्टीपल मेथड्स हैं, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सिंथेटिक डिवीजन को. ठीक है ना, आपको सिंथेटिक डिवीजन आनी चाहिए, बहुत ही काम की डिवीजन है और बहुत ही कम टाइम में आपको आंसर दे देती है. ठीक है, अभी देख भी लीजिएगा आप कैसे होगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है. तो सिंथेटिक आपको बेटा पहले तो ये कहेगा कि भाई जो भी आपके पास नंबर्स है ना वो तो ऐसे आएंगे. एक्स क्यूब के साथ नंबर क्या लिखा है मेरे पास 2 लिखा है, स्क्वायर के साथ है -3, एक्स के साथ है -3 और कांस्टेंट है मेरे पास 2. तो नंबर आ गए. अब बाहर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ वो नंबर आएगा जो रूट है. रूट आपको दिया हुआ, या तो आप 2 से सॉल्व करो या आप करो -1 से, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 2 से. ये आ गया वो हमारा रूट. और स्टार्ट करने के लिए पहला नंबर आप लिखोगे एज इट इज, ये आ गया 2. ये एज इट इज आएगा, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है उस साइन के साथ ये आएगा. अब आपने सॉल्व कैसे करना है, पहले ये 2 और ये 2 आपस में होंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, ये आ गया 4. ये दोनों होंगे आपके ऐड, -3 + 4 इज +1. फिर ये 2 यहाँ पर 1 से होगा मल्टीप्लाई, 2 1 जार 2. फिर -3 + 2 हो जाएगा -1. फिर 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 और यहाँ पर आएगा 0.
जब आपके पास यहाँ पर आ जाए 0, इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। अब आपकी इक्वेशन की 1 डिग्री कम हो जाएगी। यहाँ पर अगर क्यूब था तो ये स्क्वायर बनेगी। तो जो पहला नंबर आपके पास आ रहा है वो बनेगा स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी सिंपल सी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, यहाँ पर -2 हमको चाहिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लिया, आपके पास बचा x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x के आंसर क्या क्या आ गए? x का एक आंसर आ जाएगा -1, एक आ जाएगा 1/2 और तीसरा आंसर जो हमारे पास यहाँ था दैट इज 2। क्योंकि हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन थी तो x के हमारे पास 3 आंसर्स आने चाहिए थे, जो तीनों आपको नजर आ रहे हैं। ये आपके फाइनल आंसर्स हो गए। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। यूज अ ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द इनइक्वालिटी 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 4। ओके बेटा, अब उसने बड़ा क्लियर कट कह दिया कि यूज द ग्राफिकल मेथड। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर मॉडुलस हटा के प्लस माइनस का साइन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम इस ग्राफ को स्केच करेंगे। कौन से ग्राफ को? y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 8। सबसे पहले इस ग्राफ को स्केच किया जाएगा, ठीक है। अब पहली बात, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं, हाइपोथेटिकली बात करें, अगर आप यहां पर x की जगह 0 पुट करें तो व्हाट इज 0 माइनस 8? इट विल बी -8, क्योंकि मॉडुलस का साइन है तो -8 कर देगा +8। तो जब x 0 होगा तो ये बनेगा y। दैट विल बी द फर्स्ट पॉइंट कि मैंने निकाला y इंटरसेप्ट, कि अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूंगा तो y का आंसर क्या होगा? भाई y का आंसर आना चाहिए था -8, ठीक है ना, आना यहाँ चाहिए था। बट क्योंकि ग्राफ मॉडुलस का है, और मॉडुलस का मतलब क्या हुआ कि तमाम नेगेटिव वैल्यूज को आप रिफ्लेक्ट कर दोगे अबव दी एक्स एक्सिस, तो ये मेरे पास आ जाएगा +8। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब आपके पास कभी भी मॉडुलस का ग्राफ बनाने को आए तो आप क्या करोगे? आप वहां पर वर्टेक्स पॉइंट लाजमी निकालना। अब ये वर्टेक्स पॉइंट क्या होता है? बहुत ही आसान चीज, बहुत ही आसान चीज। मैं यहां पर आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं वर्टेक्स पॉइंट कैसे आता है। देखिए, मान ले मैं लिख दूं x माइनस 1, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि मैं x की जगह ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं जो इस पूरे ब्रैकेट को 0 कर दे। x की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूं जो ब्रैकेट को 0 करे? तो आप कहोगे भाई x की जगह मैं 1 पुट करता हूं, क्योंकि 1 माइनस 1 मेक्स इट 0, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास है 3 प्लस एक्स, अब मैं आपको बोलूं कि यार x की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूं जो ब्रैकेट को 0 करे, तो आप बोलोगे x इक्वल टू -3, क्योंकि जब 3 और -3 होगा तो दैट मेक्स इट 0। तो वर्टेक्स पॉइंट निकालने के लिए आपको सिंपल ये ऑब्जर्व करना होता है कि यार ये मॉडुलस का साइन हमारे पास किस वैल्यू ऑफ x पे 0 हो जाएगा। वो वैल्यू ऑफ x आपका वर्टेक्स पॉइंट होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं x की जगह 4 पुट करूं तो ये बनेगा 2 4 जार 8, 8 माइनस 8 0। तो वर्टेक्स पॉइंट क्या हुआ इसका? x इज इक्वल टू 4। ये आ गया मेरे पास वर्टेक्स पॉइंट x इज इक्वल टू 4। अब ये दो पॉइंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, सही है ना। अब मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? अब मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? आप इन दो पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और ये बिल्कुल सिमेट्री पर होगा, तो ये ग्राफ मेरा ऐसा बन जाएगा। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर मैं x की जगह 8 पुट करूं, यहां पर x की जगह 8 पुट करूं तो क्या होगा? 2 टाइम्स 8 माइनस 8, 2 8 जार 16, 16 माइनस 8, इट विल बी 8। ये मेरा ग्राफ बन गया किसका? y इक्वल्स टू 2x माइनस 8 का मॉडुलस का। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 8। ये ग्राफ मेरा आ गया। दूसरा क्या था मेरे पास? 4। अब आपके पास y इक्वल टू 4 की लाइन कैसे होगी? y इक्वल टू 4 की लाइन अगर मैं यहां बनाऊं, ऑरेंज से बनाता हूं, तो ये मेरे पास लाइन होगी y इज इक्वल्स टू 4। ये लाइन है मेरे पास, ठीक है। ओके भाई, अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको ये कह रहा है कि 2x माइनस 8 वाला ग्राफ ग्रेटर देन है 4 से। तो जहां पर आपकी वैल्यू इस लाइन से, ऑरेंज लाइन से ऊपर है, वहां पर आपको देखना है x का आंसर, और वो जो आंसर होगा वो यहां पर आपसे फाइंड करने को कहा गया है। अभी देखते हैं वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास। पहले जी, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये मेरे पास एक सॉरी
ये मेरे पास एक वैल्यू आ रही है, ठीक है जी, एक ये आ गई और एक मेरे पास ये आ गई। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम क्या ढूंढ रहे हैं, जब हमारे पास ये इनइक्वलिटी जो आपका मॉडुलस का ग्राफ है, जब ये लाइन से ज्यादा होगा। ये मुझे कैसे पता लगा? ये मुझे पता लगा विद द साइन ऑफ ग्रेटर देन। अब मैं इसका आंसर कैसे दूंगा? मैं इसका आंसर कहूंगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि 2 से इसको कम होना चाहिए और 6 से इसको ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर आएगा, इट इज x शुड बी लेसर देन 2 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 6। ये बनेगा आपका इसका आंसर। ग्राफ बनाने के बाद आपने इसका आंसर ग्राफ से ही निकालना है, क्योंकि पूरा आपने क्वेश्चन को यूज अ ग्राफिकल मेथड है। आप इसको वेरीफाई बता कर सकते हैं अलजेब्रा से, लेकिन आपका आंसर आपको इस तरह देना है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन बता रहा हूं। वेरिफिकेशन आपने पेपर में करनी नहीं है, चाहे तो कर लें, अपने लिए करें, लेकिन इसकी ना मार्किंग है और अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 4, 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 4। अब जब आप ये साइन हटाएंगे तो 2x माइनस 8 ये आएगा प्लस माइनस 4, ठीक है ना? प्लस वाला तो समझें कि आपका दोस्त है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। माइनस वाले पे साइन आपका फ्लिप हो जाएगा, ठीक है? तो 2x इज ग्रेटर देन 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, x इज ग्रेटर देन 6, 2x ये आएगा माइनस 4 एंड x इज लेसर देन, सॉरी प्लस 4, x इज लेसर देन 2, क्योंकि माइनस 8 माना कि प्लस 8 हो जाएगा। तो आपके आंसर्स आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आपके आंसर्स वेरीफाई कर रहे हैं, ये पेपर में नहीं कीजिएगा, ये सिर्फ आपको आपके वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूं। आपका आंसर ग्राफ सही देना था क्वेश्चन का, ठीक है जी। चले जी नेक्स्ट वन। सॉल्व द इक्वेशन log 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log 16 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 18। सबसे पहला काम, जब आप log का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर आपकी बेसिस डिफरेंट है, ठीक है ना? तो हम पहले स्टार्ट करेंगे भाई, हम कर देंगे इसको log 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस log ऑफ 16 डिवाइडेड बाय, सॉरी log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ 16 इक्वल्स टू 18। सही है। अब यहां पर आपने बेसिस को सेम करना है। बेस मेरे पास क्या है? 2 है, तो यहां पर भी 2 आ गया और यहां पर भी 2 आ गया। अगर ये लॉग वाला टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो अभी इस वक्त आपको यहां पर एक कोई टैब नजर आएगा इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन में नजर आएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इस टाइम पे नजर आएगा, इस क्वेश्चन में आपको नजर आएगा, लिंक आएगा, वहां पर आप लॉग के लेक्चर्स को देख सकते हो, ठीक है, कि प्रॉपर्टी कैसे हम यूज कर रहे हैं। ये टाइम है 22:40, ओके। अच्छा जी, अब यहां पर सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि लॉग पावर को बनाएगा कोफिशिएंट। तो ये आ जाएगा 2 log 2 ऑफ x प्लस log 2 ऑफ x डिवाइडेड बाय log 2 ऑफ 16, क्या होगा? 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 18। सही है। क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। आसान बनाने के लिए मैं सपोजिशन को लिखूंगा यहाँ पर कि भाई आप log 2 ऑफ x को सपोज कर लो कि ये बराबर है y के। अब इससे मेरा क्वेश्चन बड़ा आसान बन जाएगा। log 2 ऑफ x था तो ये आ जाएगा 2y, प्लस log 2 ऑफ x था y डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा पहले, और log 2 ऑफ 2 1 होता है मेरे पास, इक्वल्स टू 18। कहां से सवाल को स्टार्ट किया और कितना आसान बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 4, 4 2s आर 8y प्लस y इक्वल्स टू 18। सिंप्लीफाई करते हैं, 9y, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 1s आर, 9 2s आर एंड 2 4s आर 8। तो y का तो आंसर आ गया मेरे पास 8, बट हमको यहाँ पर y फाइंड करना ही नहीं था, हमको तो x फाइंड करना था। तो अब जो आपने सपोजिशन की थी अब उसको यूज किया जाएगा। log 2 ऑफ x को हमने कहा था कि ये बराबर है y के, यहाँ पर हम y की वैल्यू को पुट करेंगे। log 2 ऑफ x इक्वल्स टू y क्या है? y मेरे पास 8 है। log फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं इंडेक्स फॉर्म में, तो 2 वहां जाएगा, धक्का मारेगा इसको, तो x इज इक्वल्स टू 2 पावर 8। और 2 की पावर 8 निकालने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है। 2 पावर 8 256 होगा, यस इट इज 256। सो x इज 256। ये बना आपका आंसर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। e की पावर 2x प्लस 1 माइनस 10 e की पावर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3। ओके, अब जरा क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं।
ई की पावर 2x प्लस 1 अपनी जगह, -10 अपनी जगह। ये जो e की पावर -2x -1 है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो ये साइन चेंज करेंगे पावर, तो -2x क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा, और -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इक्वल टू 3। फायदा क्या हुआ, आप ऑब्जर्व करो कि हमने e की पावर को सेम कर दिया। जब हमने सेम कर दिया तो अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना आसान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब सपोजिशन कर लेंगे भाई e पावर 2x प्लस 1 को आप सपोज कर लो कि ये p है। आप कोई भी अल्फाबेट दो, बस आप वो अल्फाबेट यूज ना करो जो क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, p -10 ओवर p इक्वल्स टू 3। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पर एलसीएम आ गया p और p को मल्टीप्लाई किया, p स्क्वायर -10 इक्वल टू 3, p स्क्वायर -10 इक्वल टू 3p। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, p स्क्वायर -3p -10 इक्वल टू 0। यहां पर आपकी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके दो नंबर क्या होंगे, माइनस का 5 एंड प्लस का 2, सही है ना, 5 2 10 हो जाएगा। तो p स्क्वायर -5p प्लस 2p -10 इक्वल टू 0। p कॉमन ले लिया, p -5 प्लस 2 कॉमन ले लिया, p -5 इक्वल टू 0। p -5 इक्वल टू 0 एंड p प्लस 2 इक्वल टू 0। तो p का एक आंसर क्या आ गया, 5 आ गया, और p का एक आंसर -2 आ गया। ये आपके दो आंसर्स आए। क्या ये फाइनल आंसर्स हुए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको तो x निकालना था। अब जो आपकी सपोजिशन थी, जो मैंने सपोज किया था क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, ये आप भी कर सकते हो कि गलत नहीं है ये। इसको हम लिखेंगे 2 बार। अच्छा, 2 बार लिखने की वजह क्या है भाई, 2 बार लिखने की वजह यह है कि आपके पास p के दो आंसर्स आए। तो पहले हम p का एक आंसर यूज करते हैं यहां पर, e की पावर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 5, एक आंसर 5 आया था मेरे पास, एंड e की पावर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू -2। अब क्योंकि आपको यहां पर लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, ये बात कैसे मालूम हुई आपको कि पावर में आ गया आपके पास अल्फाबेट, और बेसिस दोनों साइड पे सेम नहीं हो सकते। यहां पर अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा ln ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, ln आपने अप्लाई किया दोनों साइड पर भी, लेफ्ट साइड पर भी अप्लाई कर दिया और राइट साइड पर भी अप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अब जो आपके पास पहला वाला केस है, ये आपका पहला केस है, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी ये कि लॉग पावर को बनाएगा कोफिशिएंट, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 टाइम्स ln e इक्वल्स टू ln ऑफ 5। इस वाले केस में लॉग जब नेगेटिव में आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसको तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मैथ एरर आ जाएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू ln 5। यहां पर ln e बराबर हो जाता है 1 के, ln e 1 होता है। और अब हमें निकालना है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू ln 5। यहाँ पे x को पहले बना लें आप सब्जेक्ट, तो x क्या बन जाएगा, ln 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसको एज इट इज आप लिख दें आप कैलकुलेटर में। ये क्या हो गया, हाँ भाई, ln ऑफ 5 जो भी आंसर आया -1 एंड देन डिवाइडेड बाय 2, 0.3047, 0.3047, दैट इज इक्वल्स टू 0.305। ये मेरे पास x का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला पार्ट, डू नॉट यूज कैलकुलेटर इन दिस क्वेश्चन। अब यहां पर कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। राइट 5 माइनस √3 टाइम्स √6 प्लस √2 विद द पावर ऑफ -2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b √3। ओके, सबसे पहली बात क्वेश्चन को लिखते हैं हम यहां पर। ये आ गया मेरे पास 5 माइनस √3। ठीक है बेटा, ये पावर मेरे पास नेगेटिव में, अगर पावर नेगेटिव में और मुझे पॉजिटिव करनी है तो मैं उसको फ्लिप कर दूंगा, तो ये आएगा मेरे पास डिवीजन में। ठीक है, डिवीजन में क्या आएगा, √6 प्लस √2 विद द होल पावर ऑफ 2। ये पहला स्टेप हो गया। डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी, न्यूमिनेटर ऐसी रहेगा। तो न्यूमिनेटर तो आ गया 5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी क्या आएगी हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जिस तरह आइडेंटिटी मैं अप्लाई कर रहा हूं, अगर आप करेंगे, यकीन माने कभी भी आपकी इस आइडेंटिटी में गलती नहीं होगी। ठीक है, ओके।
अब हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास था √6, ए हमारे पास था √6, बी हमारे पास √2 और बी हमारे पास √2। ये आ गया। अब आपके पास न्यूमरेटर तो ऐसा ही है, 5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स √6 टाइम √12, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम √6 2 12 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। सही है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बना आपके पास 5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 8 प्लस 2 √12। ये आपने इसको किया सिंप्लीफाई की, जो पावर नेगेटिव थी उसको आपने कर दिया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेगा आपका रेशनलाइज से। रेशनलाइज का रूल क्या होता है कि भाई आपने मल्टीप्लाई करना है अपने डिनोमिनेटर को विद अपोजिट साइन। ये मतलब हो गया मेरे पास रेशनलाइज का। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ठीक है, तो न्यूमरेटर में जब आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे, व्हाट यू विल गेट 5 माइनस √3 टाइम्स 8 माइनस 2 √12 डिवाइडेड बाय नीचे हमेशा बनेगी आपके पास आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी। आप देख भी सकते हो कि नंबर्स हमारे पास एग्जैक्टली सेम है, खाली साइन का डिफरेंस है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ आइडेंटिटी की फॉर्म में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखें, रेशनलाइज जब भी आप करेंगे डिनोमिनेटर में आपके पास हमेशा आइडेंटिटी अप्लाई हो रही होगी a प्लस बी और a माइनस बी की। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। a क्या है मेरे पास 8 है और b मेरे पास क्या है 2 √12 है। यहां पर आपने आइडेंटिटी को अप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 8 जार 40 माइनस 5 2 जार 10 √12 माइनस 8 इंटू √3 8 √3 माइनस माइनस प्लस 2 √12 √3 हो जाएगा √36। ठीक है जी, डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड √12 का स्क्वायर हो जाएगा 12। ये काफ़ी हमारी एक समझे क्रिटिकल स्टेप था कि यहाँ पर एरर मार्जिन हमारा ज़्यादा हो सकता है, तो इसको आप जल्दबाजी में ना कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप करें और ब्रैकेट को लाजमी यूज़ किया करें। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 40 अपनी जगह रहा, माइनस 10 √12 माइनस 8 √3 प्लस 2, 36 का रूट क्या हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 64 माइनस 12 4 जार 48। सही है ना। अब ये क्या बन गया मेरे पास 2 6 जार 12, 12 और 40 ये तो ऐड हो जाएंगे, तो 40 प्लस 12 इट इज 52 माइनस 10। देखिए 12 क्या होता है, 12 होता है मेरे पास 4 टाइम्स 3 इज 12 राइट, माइनस 8 √3 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 48 48 58 10 और 10 और 8 6 16। सही भाई, ये आ गया मेरे पास 64 माइनस 48 48 और 50 10। हाँ सही है। अब आइए आगे। अब ये जो आपके पास 4 है, जब ये बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा और ये 2 बन के 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 52 माइनस 2 10 20 √3 माइनस 8 √3 डिवाइडेड बाय 16। ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब 52 माइनस 8 और 20 को ऐड किया, 28 √3 डिवाइडेड बाय 16। क्या कोई नंबर कॉमन आ रहा है, 2 तो नजर ही आ रहा है मुझे, क्या 4 कॉमन आ सकता है, 4 1 जार 1 मिनट 4 1 जार एंड 4 3 जार, हाँ 4 कॉमन आ सकता है। तो मैंने न्यूमरेटर में से 4 कॉमन ले लिया। जब 4 कॉमन लिया तो बचा क्या मेरे पास 4 1 जार 4 एंड 4 3 जार 12। सही है, माइनस 4 7 जार 28 डिवाइडेड बाय 16। सो 4 1 जार एंड 4 4 जार। सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर क्या आता है 13/4 माइनस 7 √3/4। चेक करें कि हमें किस फॉर्म में आंसर देना था। हमें आंसर देना है a प्लस बी √3, a प्लस बी √3, a प्लस बी √3। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास √3 के साथ है वो b है और जो आपके पास √3 के बगैर है वो a है।
तो ए की वैल्यू क्या बन गई, ए बन गया मेरे पास 13 डिवाइडेड बाय 4 और बी मेरे पास बन गया -7/4। ये मेरे पास आ गए ए और बी के आंसर्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेंदी सवाल था 5 मार्क्स के लिए। A class of 10 students includes Abby and Ben. A group of 5 students is to be selected from the class. Find the number of possible groups in the following cases if there are no restrictions. आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं भाई, आपके पास 10 बच्चे हैं जिसमें आपने एबी और बैन को भी इंक्लूड किया हुआ है। अ ग्रुप ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब उस 10 में से आपने 5 को सिलेक्ट करना है, तो आपके पास कितने पॉसिबल केसेस होंगे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो बहुत ही सिंपल सवाल भाई, आपके पास 10 हैं, आपने 10 में से 5 को सिलेक्ट करना है। तो 10C5 का आंसर देखते हैं डायरेक्ट हम लोग। 10 कॉम्बिनेशन 5 दैट इज 252। तो मेरे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया 252। बहुत ही आसान सवाल, 1 मार्क का था, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रुप इंक्लूड्स बोथ एबी एंड बेन। अब जरा गौर से देखिएगा भाई, क्लास में टोटल 10 लोग थे, ठीक है ना, उसमें से एबी और बेन भी शामिल थे। आपने 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि अब जो ग्रुप होगा उसमें एबी और बेन दोनों इंक्लूड हैं। तो क्या अब आपको 5 लोगों को सिलेक्ट करना है? नहीं, अब आपको सिलेक्ट करना है 3 लोगों को, क्योंकि आप 2 लोगों को ऑलरेडी ग्रुप में इंक्लूड कर चुके हो। और अब आपके पास 10 लोग नहीं बचे, अब आपके पास बचे 8 लोग। तो 8 कॉम्बिनेशन 3 इसका आंसर होना चाहिए। 8 कॉम्बिनेशन 3 दैट विल बी 56। ये बनेगा इसका आंसर, क्योंकि आपने 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया था। जब 2 लोग आपके पास सिलेक्ट हो गए तो टोटल आपके पास 10 नहीं है, अब 8 बचे। 5 को सिलेक्ट करना था, पर 5 में से 2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब 3 लोगों को आपने और सिलेक्ट करना था। ओके, नेक्स्ट वन। द ग्रुप इंक्लूड्स आइदर एबी और बैन बट नॉट बोथ। या तो एबी होगा या बैन होगा, लेकिन दोनों नहीं होंगे। अच्छा जी, अब आप इसको यूं सपोज करें कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि दोनों को इंक्लूड कर लिया हमने, ठीक है, और उसको हम टोटल में से माइनस कर लेते हैं कि टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल थे हमारे पास 252। 252 में से अगर मैं उस कंडीशन को इंक्लूड कर लूं जिसमें मैंने दोनों को शामिल कर लिया, या तो, अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है या तो एबी होगा या बैन होगा या दोनों नहीं होंगे बट नॉट बोथ, ठीक है। तो अगर दोनों हैं मेरे पास, उसके केसेस कितने हैं, उसके हैं 56। तो अगर मैं टोटल में से माइनस कर लूंगा तो जो आंसर आएगा उसमें ये दोनों नहीं होंगे। 252 माइनस 56 दैट लीड्स टू 196, ठीक है। अच्छा, ये एक अप्रोच होती है इस क्वेश्चन को करने की, लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? उसने आपसे कहा ग्रुप में एबी होगा, बैन होगा, दोनों नहीं होंगे, मतलब दोनों में से एक को होना चाहिए। अगर हम इस तरह माइनस करते हैं कि टोटल में से हमने माइनस किया कि वो दोनों टीम में है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसमें एक केस ये भी आएगा कि दोनों नहीं है, जबकि उसने हमें ऐसा नहीं कहा। उसने कहा या तो एबी होगा या बैन होगा, ठीक है। तो ये इसका सूटेबल आंसर नहीं होगा। अगर मैं इसको फर्दर एलैबोरेट करूं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए कि भाई ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि बड़ी सिली मिस्टेक यहां पर होती है, इसलिए मैं इसको जरा एम्फेसाइज कर रहा हूं। देखें, 1 2 3 4 5, हमने अभी क्या निकाला? हमने ये निकाला कि भाई एक एबी था और एक बैन था। जब हमने इसको टोटल को माइनस कर दिया, तो अब हमारे पास एक ऐसा केस भी आएगा जिसमें ये दोनों नहीं होंगे, जबकि आपको उसने कहा कि दोनों में से एक का होना जरूरी है, इसलिए ये इसके लिए सूटेबल आंसर नहीं होगा। आई होप कि अब आपको मेरी बात समझ आई हो। अब क्वेश्चन क्या कहता है, आपको लेने 1 2 3 4 5, आपने 5 लोगों को पिक करना है। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि यार मैंने पहली केस में एबी को पिक कर लिया। अब एबी को पिक करना मतलब बैन को नहीं आना, ये मतलब हुआ ना। टोटल मेरे पास कितने लोग थे, टोटल मेरे पास थे 10 लोग थे। 10 में से अगर एबी आ गया तो बैन नहीं आ सकता, इसका मतलब है बचे कितने, 8। तो 8 में से अब मेरे पास कोई 4 लोग आएंगे, क्योंकि एक स्पॉट तो एबी ले चुका है ना। अब आपको 8 कॉम्बिनेशन 4 लेना होगा। इसी तरह
दूसरा केस क्या होगा, 1 2 3 4 5, अगर मैंने बैन को पिक कर लिया, बैन को पिक किया तो अब एवी नहीं आएगा, अब बैन आ गया, तो वही केस बनेगा मेरे पास 8 कॉम्बिनेशन 4। तो कहने का मकसद ये कि इन दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है, जबकि इस वाले केस में ये दोनों आउट भी हो रहे थे जो उसने क्वेश्चन में नहीं कहा। दैट इज वाई इट इज नॉट द राइट अप्रोच टू डू दिस क्वेश्चन। सही है ना, क्योंकि उन दोनों में से किसी एक को होना चाहिए था। तो आपका सिंपल सा आंसर क्या बनेगा, 8 कॉम्बिनेशन 4 क्या होता है हमारे पास, अभी देख लेते हैं भाई। 8 कॉम्बिनेशन 4 दैट इज इक्वल टू 70, ये भी 70 आएगा, ये भी 70 आएगा, एंड द आंसर इज 140। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा मैंने सिली मिस्टेक देखी होती है वो इस वाले पार्ट में देखी होती है, और इसको करने का 90% बच्चे यही मेथड ऑप्ट कर रहे होते हैं कि टोटल में से माइनस कर दिया। याद रखें वो ये कह रहे हैं उन दोनों में से एक का होना जरूरी है। अगर आपने माइनस कर दिया इस तरह तो इसमें एक केस ऐसा भी बन जाएगा अब दोनों टीम में नहीं होंगे और ये उसने नहीं कहा। आई होप के समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल 10 स्टूडेंट्स आर अरेंज इन अ लाइन, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स, सवाल आ गया है अरेंजमेंट्स का, आर पॉसिबल इफ देयर आर एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स बिटवीन एबी एंड बेन। एग्जैक्टली 3, 1 2 3 4 5, सही है। यहां पर एबी आया, यहां पर बेन आया, और इनके बीच में कोई भी 3 ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं, हमें नहीं पता। ये भी एक केस हो सकता है, 1 2 3 4 5। एक केस ये भी हो सकता है ना कि बेन यहां पर हो और एबी यहां पर हो, और इनके बीच में 3 स्टूडेंट्स कोई भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 मेरे पास बनेंगे इसके केसेस। अब क्वेश्चन कह रहा है ऑल 10 स्टूडेंट्स आर अरेंज इन अ लाइन, पूरे आपने 10 को अरेंज कर दिया, उसमें से आपने बताना है कि ऐसा कितने केसेस हमारे पास होंगे कि जब एबी और बेन के बीच में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स खड़े हो सकते हैं। अब ये आपको समझ में आया सिनेरियो, अब स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही बेटा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर कलर कोडिंग चेंज करता रहूंगा। देखिए पहला कलर कोडिंग मैंने कहा अगर ए बी यहां पर आया 1 2 3, बैन यहां पर आ सकता है, पहला केस हो गया। अगर ए बी यहां पर आया तो बैन यहां पर आ सकता है, सेकंड हो गया। अगर ए बी यहाँ पर आया तो बैन यहाँ पर आ सकता है, थर्ड हो गया। उसके बाद अगर ए बी यहाँ पर आया तो बैन यहाँ पर आ सकता है। इसी तरह अगर बैन यहाँ पर आया तो ए बी यहाँ पर भी आ सकता है, सही है। और हमारे पास यहाँ पर भी आ सकता है। अब पहले तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास कितने पॉसिबल ऐसे ऑप्शंस बन रहे हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बन रहे हैं। क्योंकि जब यहां पर एन या एनी या बैन जो भी खड़ा हुआ, उसके बाद 1 2 3 दूसरा बंदा यहां खड़ा होगा, ठीक है ना। अगर यहां खड़ा हो गया तो यहां के बाद यहां नहीं आ सकता, क्योंकि उनके बीच में 3 का होना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले देखें केसेस कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तक आ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ ऐसे हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं। अच्छा ये पूरी लड़ाई जो चल रही है, पूरा जो केस है ये चल रहा है खाली एनी और बैन, एबी और बैन, एबी और बैन पे चल रहा है। टोटल आपके पास 10 लोग हैं, उनमें से 2 को हटा दें, कितने बचे, 8। जो बाकी 8 हैं वो किसी भी ऑर्डर में खड़े हो जाएं, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। ये वो 8 हैं जो एबी और बैन के अलावा बाकी लोग हैं जो किसी भी ऑर्डर में खड़े हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्टली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको ये सिनेरियो बताया था भाई, अगर ए बी यहां पर है और बैन यहां पर है, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैन यहां पर हो और ए बी यहां पर हो, तो उसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हमारा आंसर क्या बनेगा, 6 2 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल, 483840, 483840, ये बनेगा आपका आंसर, ठीक है। तो जो मेरी मेन वर्किंग है क्वेश्चन की वो ये है, ये मेरी मेन वर्किंग है। ये मैंने आपको अलग से बताया कि भाई यहाँ जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर एनी और यहाँ पर बैन है, ये हमारे पास केसेस हैं, ऐसे हो सकता है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया।
Okay. Next question from the topic trigonometry. Solve the equation cot square 2 theta plus 3 cosec 2 theta equals to 9 and रेंज है आपके पास -90 से लेके 90 तक. सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में रेंज मॉडिफाई हो रही है. ये बात कैसे मालूम हुई कि यहाँ पर थीटा है लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है. तो अगर ये 2 थीटा होगा तो मेरे पास लोअर लिमिट क्या आ जाएगी -180 और अपर लिमिट क्या आ जाएगी मेरे पास 180. ये तो हमने अपने आप रेंज को सबसे पहले मॉडिफाई किया करें, ठीक है ना. कॉट स्क्वायर 2 थीटा. अच्छा जी, कॉट स्क्वायर को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं इसको कर लेता हूं कॉस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 3 कोसेक 2 थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 9. ये मैंने अपने क्वेश्चन को साइन को साइन में लेके चला गया, ठीक है. डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम की जरूरत पड़ेगी नहीं. कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 3 ओवर साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 9. कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं लेके जाऊं साइन में तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये आइडेंटिटी आ गई, प्लस 3 इक्वल्स टू 9 साइन 2 थीटा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब यहां पर आप ऑब्जर्व करें कि आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन रह गया, वो है सिर्फ साइन 2 थीटा. कॉस को आपने रिजोल्व कर दिया. ये हमारी पहली अप्रोच होती है. अब इसको अरेंज कर लेते हैं. तो साइन स्क्वायर 2 थीटा जब वहां जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 9 साइन 2 थीटा. 1 और 3 यहां पर ऐड हो रहे हैं, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो 1 प्लस 3 4, यहां जाके हो जाएगा -4 इक्वल टू 0. ये बन गई आपकी सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो यहां पर आ रहा है 1 टाइम 4 इज 4 और सेंटर में आना चाहिए 9. क्या ऐसे दो नंबर हैं हमारे पास 4 1 जार 4 होता है, 2 2 जार 4 होता है? तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास यहां मौजूद नहीं है. अच्छा जी, यहां पर एक हो गई मिस्टेक. अच्छा, वो नजर आ गया कि भाई ये साइन स्क्वायर था और ये साइन थे तो इनका एलसीएम तो सेम नहीं हो सकता. तो यहीं से मैं करेक्शन स्टार्ट कर देता हूं. ये एक सिली मिस्टेक हो गई. जब आप यहां पर लेंगे एलसीएम तो एलसीएम आएगा आपके पास साइन स्क्वायर 2 थीटा. साइन स्क्वायर 2 थीटा ये बनेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा साइन 2 थीटा के साथ इक्वल्स टू 9. ये मैंने ले लिया एलसीएम. सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 9 साइन स्क्वायर 2 थीटा. ठीक है, बाकी काम वही होगा जो हमने यहाँ ब्रेक किया था. आइडेंटिटी को यहाँ भी करेंगे. कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा. ये आइडेंटिटी ब्रेक कर दी मैंने. प्लस 3 साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 9 साइन स्क्वायर 2 थीटा. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. ये साइन स्क्वायर वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 साइन स्क्वायर 2 थीटा. 3 साइन 2 थीटा वहां जाके हो जाएगा -3 साइन 2 थीटा और प्लस 1 जाके हो जाएगा -1 इक्वल टू 0. ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है जी. अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के लिए आपको नंबर ढूंढने पड़ेंगे. 10 1 जार 10 तो 5 और 2 आ जाएगा. तो ये आएगा हमारे पास, मिडिल टर्म कर रहा हूं, 10 स्क्वायर 2 थीटा माइनस 5 साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा -1 इक्वल टू 0. 5 साइन 2 थीटा कॉमन आ जाएगा और आपके पास क्या बचा 2 साइन 2 थीटा -1. यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, 1 होगा. क्या बनेगा 2 साइन 2 थीटा -1. दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. कॉमन निकाल लेंगे अब हम. तो 2 साइन 2 थीटा -1 मल्टीप्लाई विद 5 साइन 2 थीटा +1 इक्वल टू 0. ठीक है बेटा, दोनों को 0 से इक्वेट कर लेंगे अब. तो ये आएगा 2 साइन 2 थीटा -1 इक्वल टू 0 एंड 5 साइन 2 थीटा +1 इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2
और यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू -1/5। अब यहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अल्फा और क्वाड्रेंट्स के बारे में, ठीक है जी। यहां पर चूंकि हमारा साइन पॉजिटिव है तो आपके जो क्वाड्रेंट्स होंगे, साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में, और साइन नेगेटिव कहाँ होता है, साइन नेगेटिव होता है हमारे पास थर्ड में और फोर्थ में। सही है ना। अच्छा जी, अब आते हैं हम अल्फा के ऊपर। अल्फा हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 1/2। यहां हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/5। याद रखिएगा कि आप अल्फा में कभी भी साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1/2 का साइन इनवर्स क्या होता है, 60 होता है, नहीं 30 होता है, सॉरी। तो ये आ जाएगा अल्फा इज 30 डिग्री, और 1/5 के लिए मुझे साइन निकालना पड़ेगा। मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड पर हो, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो शिफ्ट दबा के मोड पे गए, आपने कर दिया 3 से डिग्री सेलेक्ट कर लिया। साइन इनवर्स ऑफ 1/5 11.5369, तो 11.54 कर लेते हैं, 11.54 डिग्री। ये हमारे पास आ गए दोनों एंगल्स, ठीक है ना। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर भाई रफली से कोऑर्डिनेट्स बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास साइन पॉजिटिव था और यहाँ पर साइन नेगेटिव था, ठीक है। पॉजिटिव में हमारे कोऑर्डिनेट्स से फर्स्ट एंड सेकंड, और नेगेटिव में कोऑर्डिनेट्स से हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा जी, अब आते हैं, ये हमारे पास 30 आ गया और 30 आ गया। तो जो हमारे पास थीटा बनेगा यहाँ पर, वो एक आएगा 30 और दूसरा आएगा 150। 150 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका एंगल 180 का होता है, और 180 में से आपको 30 को माइनस करना है, तो वो आ गया 150 मेरे पास। ये तो आ गया पॉजिटिव का। अब आते हैं नेगेटिव। देखिए नेगेटिव में हम यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव में रेंज कितनी थी, खाली 180 थी। ये हमारा एक्टिव होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए, नेगेटिव 180 वाला क्लॉकवाइज में जाएगा। तो क्लॉकवाइज में हमारा एक एंगल ये वाला आएगा, दैट इज थीटा। यहाँ पर क्या बनेगा, -11.54। और जो आपका ये वाला एंगल बनेगा, दिस वन, ये एंगल होगा मेरे पास -180 प्लस 11.54। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। 180 माइनस 11.54, ये बना 168.46। तो यहाँ आपके पास एंगल्स क्या आ गए, यहाँ पर एंगल आ गए -11.54 और 168.46 विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है ना। अब सारे एंगल्स को मैं एक साथ कर लिख रहा हूँ। मेरे पास सबसे छोटा एंगल कौन सा था, सबसे छोटा एंगल था -168.46। उसके बाद कौन सा आया, -11.54। उसके बाद 30 और लास्टली 150। और जो हमारे क्वेश्चन में एंगल था वो था 2 थीटा। तो यहाँ पर हम लोग एंड पे 2 थीटा से इक्वेट करके थीटा के आंसर निकालेंगे। अब जितने ये चारों एंगल्स हैं इन सबको 2 डिवाइड करेगा, तो थीटा इक्वल्स टू 168.46 divided by 2, that gives you the value of 84.23, 84.23 with a negative sign. 11.54 divided by 2, that gives you the value of 5.77 नेगेटिव में। 30 को हाफ किया 15, फिर 50 को हाफ किया आपने 75। तो ये जो आपके फाइनल आंसर्स हैं थीटा के, वो ये चार होंगे जो आपकी रेंज में आ रहे हैं, जो आपको -180 से लेके +180 तक के ये चार एंगल्स आपको मिल रहे हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट वन। In this question, time is measured in seconds. A particle is moving in a straight line with a constant velocity of 6 meters per second. At time t is 0, it passes a fixed point A. At time t is 5, it suddenly changes direction and moves with a different constant velocity along the same straight line. It passes the point A again at time t equal to 15. Sketch the velocity time graph for the motion. Okay. क्वेश्चन में काफी मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो पहले हम उनको हाईलाइट करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ जो हमारी लाइन बनेगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि रेस्ट से बन रहा है। एट टाइम टी इज 0, इट पासेज अ फिक्स पॉइंट। एट टाइम टी इक्वल टू 5, टी इक्वल टू 5 यहाँ पर, इट सडनली चेंजेस डायरेक्शन
and moves a different constant velocity along the same straight line, it passes the point A again. इसका मतलब है जहां से स्टार्ट कर रहा है वहां से दोबारा पास कर रहा है एट टाइम t इक्वल टू 15. स्केच द vt ग्राफ फॉर द मोशन. अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? क्वेश्चन में काफी ट्रिकी पॉइंट है जिसको पिक करना इन 4 लाइनों को पढ़ के इतना आसान नहीं लगेगा आपको. कैसे देखिएगा. देखिए, सबसे पहली बात जो आपको पढ़ के आसान लगेगी, जो आप में से हर बच्चा करेगा, वो ये होगा कि आप एक लाइन को ड्रॉ करोगे, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह. इसके बाद प्रॉब्लम है. अब यहाँ पर आपके पास कंडीशन वर्ड्स क्या हैं? पहला कंडीशन वर्ड्स है चेंजेस डायरेक्शन. इसका मतलब है अगर पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव हो जाएगा. और दूसरा आपका कंडीशन वर्ड है पॉइंट ए अगेन एट टाइम टी इक्वल टू 15, कि दोबारा उसी जगह पर आ गया. अब सबसे पहले हम ये देखें भाई, अगर हमारे पास ये वीटी ग्राफ है तो मैं आपसे कहूं कि भाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना आया. तो डिस्टेंस निकालने का मतलब ये है कि मैं इसका एरिया निकाल लूंगा. तो सबसे पहले मैं निकालता हूं इसका एरिया. एरिया एट t इक्वल टू 5, कि जब t की वैल्यू 5 तो इस वक्त एरिया क्या था? शेप मेरा बन रहा है रेक्टेंगल, तो एरिया मेरे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट गिव मी द वैल्यू ऑफ 30 मीटर्स. ठीक है बेटा, ये आ गया पहला कि मुझे ये मालूम है कि पार्टिकल ने यहाँ पर 30 मीटर्स कवर किया होगा. अब जब वो दोबारा पॉइंट ए पर आ रहा है, इसका मतलब है कि उसने बाद में भी 30 मीटर कवर किया होगा. कहाँ से कहाँ तक? 5 से लेके 15 तक. इसका मतलब है कि हमारा जो पार्टिकल है ना, वो अब इस पार्ट की तरफ जा रहा है. सही है ना? और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी हमें वो नहीं मालूम. हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है बेसिकली, ताकि हम ग्राफ कंप्लीट कर रहे हैं. अब 5 से लेके 15 तक जो हमारे पास विड्थ है वो तो आ चुकी है मेरे पास 10. ये तो हो गया. एरिया निकाल चुका हूं मैं. एरिया इज व्हाट? एरिया इज 30. कि यार यहां पर अगर एरिया 30 है तो अब पार्टिकल ने कितना ट्रेवल किया होगा अपोजिट डायरेक्शन में कि वो दोबारा ए से पास होगा एट टाइम टी इक्वल टू 15. ये क्वेश्चन था. अब हम निकालते हैं इसकी वेलोसिटी. वो कैसे निकालेंगे? मुझे मालूम है एरिया, क्योंकि अगर यहां पर हमें एक लेंथ तो पता है ना 5 से लेकर 15, तो दूसरी लेंथ यहां कहीं हो रही होगी. शेप तो रेक्टेंगल बनेगा. तो एरिया आपने अप्लाई किया. एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ. This time area is 30. Length is what? Length is the difference. 15 और 5 का डिफरेंस. तो मैं यहाँ 10 इसलिए नहीं लिख रहा कि 10 लिखा हुआ है. यहाँ पर 15 और 5 का डिफरेंस आया और मुझे इसकी विड्थ नहीं मालूम. 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 10. और 30 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू b. अब क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट थी, उसने कह दिया था, तो मैं यहाँ पर b को कंसिडर करूंगा -3 पर. सही है ना? तो जो मेरे पास b की वैल्यू बनेगी वो बनेगी -3 पर. क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि उसने डायरेक्शन को चेंज किया है. तो आपकी जो वेलोसिटी बनेगी, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसको मैं रब कर दूं, जो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा -3 पर. तो 3 कहां पर आ रहा है भाई? इधर चेक करते हैं इसको. ये वाला 3 होगा ना. तो आपके पास बनेगा 5 से लेके 15 तक, या ओ सॉरी, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपके पास ये. ठीक है, ये बनेगा आपके पास. फ्रॉम 5 टू 15 द वैल्यू इज -3. ये आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को किया कंप्लीट. ठीक है. Another particle is moving in a straight line with a constant acceleration. At time t is 0, it passes a fixed point B with a velocity of -8 meter per second. It passes the point B again at time t is 20. Sketch the vt graph for the motion. अब ये क्वेश्चन ऊपर जैसा ही है, लेकिन यहां पर कुछ चीज डिफर हो गई. क्या भाई? अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें, उसने कहा जब टाइम 0 है आपके पास वेलोसिटी कितनी है? -8. तो हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं ना. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये मेरे पास है -8 की वेलोसिटी. कि जब -8 की बात, सॉरी, टाइम 0 होगा तो यहां से जर्नी स्टार्ट किया जाएगा. ठीक है. अब प्रॉब्लम यह है कि उसने आपको कहा कि जब टाइम 20 होगा तो पार्टिकल फिर से बी से पास कर रहा होगा. तो कॉन्सेप्ट हमारा वही आएगा, सेम डिस्प्लेसमेंट का. बट यहां पर हमें ये तो दिया हुआ है दैट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बट हमें ये नहीं मालूम कि वो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है. ठीक है. तो अगर मैं रफली बात करूं तो मेरा कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, रफली बता रहा हूं, जिसमें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमारे पास बराबर आएगा. ये हमारा ऐसा ग्राफ चल रहा होगा कि जितनी डिस्प्लेसमेंट यहां पर है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट इस वाले पार्ट में होगी.
तो वो पार्टिकल दोबारा जब टाइम 20 सेकेंड होगा तो वो बी से पास कर रहा होगा। ये हमारी एक रफली वर्किंग है। अब यहाँ पर मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता जो कि कांस्टेंट है। पहले मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा और उसके बाद मैं वेलोसिटी निकालूंगा। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन को, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास जीरो। ऐसा क्यों? देखें, जितना वो यहाँ पार्ट कवर करेगा उतना ही यहाँ कवर करेगा, तभी तो आपके पास सेम डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो दोबारा पॉइंट बी से पास कर रहा होगा। ठीक है, आपके पास u क्या है? u इज -8, जो कि आपकी वेलोसिटी आपको दी हुई है। आप किस टाइम की एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हो? जब टाइम की वैल्यू थी हमारे पास 20 प्लस 1/2 a मुझे नहीं पता एंड टाइम इज 20 का स्क्वायर। ये मेरे पास बनी इक्वेशन और अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 160 इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a, 2 1 जार 2 2 जार, 160 इक्वल्स टू 200 टाइम्स a, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा तो 4/5। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गई 4/5। मतलब जो ये आपसे कह रहा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन क्या है भाई? वो 4/5 है। अब इससे निकालेंगे हम अपनी वेलोसिटी को। कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी बराबर होता है भाई u प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। आपको फाइनल वेलोसिटी तो मालूम नहीं है, इनिशियल कितनी है? -8, a कितना आया? 4/5, और टाइम की वैल्यू कितनी है जिसपे हम निकालना चाह रहे हैं? 20। 5 1s are 5 4s are, so -8 plus 16 you got +8। इसका मतलब जब टाइम की वैल्यू 20 है उस वक्त वेलोसिटी +8 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बनेगा। और जो आपका जर्नी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये लाइन ऐसे बन रही होगी हमारे पास। अब आपको देख के नजर भी आ रहा होगा कि जितना एरिया यहां पर कवर हो रहा होगा उतना ही एरिया यहां पर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब सेम होगी तो वो आपके पास 20 पर सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो दोबारा पॉइंट बी से पास होगा। ये इसका आंसर है। ठीक है जी, काफी ट्रिकी सा पार्ट था। इस तरह के सवाल पेपर में आया करें, आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा हट के सवाल था, सबके लिए था। इस क्वेश्चन को छोड़ के आपको बाकी क्वेश्चन को करना चाहिए और फिर एंड पर आके इसको आपने रिकंसीडर करना चाहिए। ठीक है जी, आगे देखते हैं। Diagram shows part of the curve y equals to x minus x square over 4 and the line y equals to -4. The curve and the line intersects at point A. The maximum point on the curve is at a perpendicular distance h from the line y equal to -4. Find the value of h. Okay बेटा, सबसे पहली बात, ये जो पॉइंट है जिसको मैक्सिमम पॉइंट की बात कर रहा है, यहां पर आपका dy by dx 0 होगा। ठीक है जी, चलें जी, हमको फाइंड करना है ये h का डिस्टेंस। ओके, क्या मेरे पास a का पॉइंट है? मेरे पास a का पॉइंट भी मालूम नहीं है मुझे। ठीक है ना, मुझे a का पॉइंट भी नहीं मालूम। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि a इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां पर लव्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वहां पर आप समझ जाएं कि आपको वहां पर साइमल्टेनियस इक्वेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि जहां जो y की वैल्यू है दैट इज -4। तो अब मैं पहले काम ये कर रहा हूं कि जो ये आपका रेड वाला पॉइंट मैंने मार्क किया है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। इसको निकालने के लिए आपको चाहिए टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के लिए हम करेंगे डेरिवेट, y इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4। जब मैं इसको डेरिवेट करना स्टार्ट करूंगा, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x ओवर 4। दैट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ 1 माइनस x ओवर 2 इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन है किसकी? टर्निंग पॉइंट की। यहां से मैं कह सकता हूं दैट x ओवर 2 इज इक्वल्स टू 1 और x का आंसर आ जाएगा मेरे पास 2। ये जो पॉइंट है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये पॉइंट मेरे पास P है, इस P का जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 आ गया। अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अगर मैं इस कर्व को हाईलाइट करूं तो P पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है, कर्व की इक्वेशन मेरे पास है। अब मैं कर्व का y पॉइंट निकाल लेता हूं, तो कर्व की इक्वेशन मेरे पास है y इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4, और यहां पर आपने x की जगह उसकी वैल्यू 2 पुट करनी है और देखें कि आंसर क्या आता है। सो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 ओवर 4 दैट इज 1, तो y इक्वल्स टू 1। तो जो मेरा पॉइंट है ना ये P, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 1। अब देखें, यहां पर y की वैल्यू 1 है और यहां पर y की वैल्यू -4 है,
तो h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा हमारे पास h इज इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस 4, सो h इज इक्वल्स टू 5। ये बनेगा आपका आंसर। ठीक है जी, आई होप के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द एग्जैक्ट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अच्छा जी, पहले पार्ट में जरूरत नहीं थी, अब तो करना पड़ेगा हमको। एग्जैक्ट एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि मैं इसको और इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करता हूं। तो मेरे पास एक इक्वेशन है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई की, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और दूसरी इक्वेशन क्या है -4। मैंने दोनों y को इक्वेट कर लिया। इन शॉर्ट मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने इसको साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहे हैं। एलसीएम ले लेते हैं, तो वी गॉट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16। इसको अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर को वहां शिफ्ट किया, एक्स स्क्वायर 4x भी वहां आ गया, -4x माइनस 16 इक्वल टू 0। इसकी आप मिडिल टर्म क्या कर सकते हो, 4 4 जार 16 होता है, 8 2 जार 16 होता है, और तो 16 नहीं आता, तो यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं हम इसका वो कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट इज 16, माइनस माइनस प्लस 4ac, 16 4 जार 64 डिवाइडेड बाय 2a। ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज को पुट किया। 64 कैसे आया, फार्मूला होता है 4ac, c 16 है, मतलब 4, a क्या है 1 और c क्या है -16, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा 64, ऐसे आया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो वी गॉट 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 16, 64 प्लस 10 74 प्लस 6 80 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं यहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसी तरह, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 80 क्या होता है, 16 टाइम्स 5 इज 80 डिवाइडेड बाय 2। 16 बाहर आएगा तो 4 बन चुका होगा, अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अब आप ऊपर से 4 कॉमन निकाल लो, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। 2 1s are 2 2s are, so 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5, ये आपके पास आ गया a का x कोऑर्डिनेट। अब इसमें प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा, देखें भाई a की प्लेसमेंट कहाँ है, a है हमारे पास पॉजिटिव x पर, ठीक है ना, y तो नेगेटिव है, x तो पॉजिटिव होगा, तो हम यहाँ पर जो फाइनल आंसर लेंगे इसमें वो आएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 5। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, नेगेटिव वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व एट a एंड द लाइन y इक्वल्स टू -4। ओके, एक्यूट एंगल कहाँ कह रहा है भाई, ये बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व एट a एंड द लाइन y इक्वल्स टू -4। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो लाइन का और इस कर्व का, उस टेंजेंट का और इस लाइन का जो एंगल बन रहा होगा, ये फाइंड करने को मुझे कहा है। इसके लिए मुझे चाहिए होगा dy बाई डी एक्स, वो मैं निकाल चुका था, दैट इज 1 माइनस 2x। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है ना, ये मैं काम कर चुका हूँ तो दोबारा क्यों काम करूँ भाई। इसको हम लेके चलते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव पार्ट। अब यहाँ पर पहले हम पुट करते हैं यहाँ पर x की वैल्यू। x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, दैट इज 2 प्लस 2 रूट 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पुट किया इसको, दैट इज 1 माइनस 2 ओवर 4 अपनी जगह, x की जगह 2 प्लस 2 अंडर रूट 5, ठीक है बेटा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें ताकि आसान बन जाए हमारे पास, 1 माइनस 2 ओवर 4 हो जाएगा 1 अपॉन 2, यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये आएगा 1 प्लस अंडर रूट 5। आप ये काम चाहें तो कैलकुलेटर में कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही कर दिया इसको, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 1 अंडर रूट 5, चलें जी, 1 प्लस अंडर रूट 5 एंड देन 1 माइनस आंसर, तो ये आ गया मेरे पास माइनस रूट 5। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 5। अब यहाँ पर आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पता नहीं आपको मालूम है ना मालूम है, कि डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली बराबर होता है टेन थीटा के। अच्छा, ऐसा क्यों? अगर मैं आपको उसका रीजन दूं ना, देखें, डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या बता रहा होता है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ भाई ये आपका डी वाई है, दैट इज चेंज इन वाई, सही है ना, तो डी वाई चेंज इन वाई, डी एक्स चेंज इन एक्स, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम कहते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, उसको टेन थीटा कहते हैं हम लोग। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका बराबर होता है भाई किसके, टेन थीटा के बराबर होता है।
तो ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव अंडर रूट 5। तो यहां पर ट्रिकी पार्ट ये था बेटा कि dy बाई डी एक्स को आपने लिखना था इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। अब यहां पर हम टेन इनवर्स कर लेंगे, बट एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहां पर जो हम टेन इनवर्स लेंगे उसमें हम साइन को केटर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं आपको बताता हूं। थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5। अब साइन को क्यों केटर नहीं किया, बड़ा सिंपल सा आंसर है, सुनिएगा। देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब क्या होता है, वो एंगल जो 90 से छोटा हो। 90 से छोटे का मतलब क्या हुआ कि आपका जो एंगल आएगा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, माइट भी अगर आपका ग्राफ कंटिन्यू करे तो आगे जाके क्या पता दोबारा ये लाइन कट करे, तो वो शायद पॉसिबिलिटी बन जाए कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमारा एक एंगल आ रहा होगा, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बट अगर वो कह रहा है कि आपका एक्यूट एंगल है तो हमारा टेन वहां पर पॉजिटिव होगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, टेन इनवर्स ऑफ रूट 5, इसको तो हटा दें, मल्टीप्लाई -1 कर दिया ताकि पॉजिटिव हो जाए। टेन इनवर्स ऑफ रूट 5, तो द आंसर इज 65.9। थीटा इज 65.9 डिग्रीज, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब क्योंकि यहां पर आपको ये नहीं बताया कि आपको आंसर रेडियन में देना है या डिग्री में देना है, तो आप किसी में भी दे दें, आपके दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं, कोई मार्क यहां कट नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है। ठीक है बेटा, और बेहतर तो ये है, मैं आपको सही बात बताऊं, बेहतर ये है कि आप अपना आंसर रेडियन में ही दे दें तो बेहतर है, क्योंकि हम लोग जितनी भी कैलकुलस वगैरह कर रहे होते हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास रेडियन में चल रही होती है। तो रेडियन में इसका आंसर क्या आएगा वो भी देख लेते हैं हम लोग भाई। कैलकुलेटर पे जाते हैं और शिफ्ट दबा के मोड में गए हम रेडियन में, 1.55। सो थीटा इज 1.55 रेडियन। ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है, अगर कभी भी एंगल का आपको नहीं पता कि एंगल क्या है। 1.55, एक मिनट में रीचेक करूं उसको, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5 था ना, 1.15 है, 1.15। जब भी आपको एंगल का नहीं पता क्वेश्चन में, और मतलब आप उसको रेडियन में दे दो, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आपको। जितना भी कैलकुलस है, काइनेमेटिक्स है, सेकुलर मेजर है, ये सब हमारा रेडियन में चल रहा होता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन, question number 11. In this question, I is a unit vector in positive x direction and j is a unit vector in positive y direction. Time in seconds and distance are in meters. Diagram shows the initial position of the velocities of two particles A and B that move in a xy plane. नजर भी आ रहा है आपको भाई, ठीक है जी। Particle A starts from the origin at time t is 0. It moves with a constant speed of 10 meter per second in the direction 60 degree above the x-axis. Find the exact value of the components of the velocity of particle A in the x direction and the y direction. तो पहला सवाल तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको सिर्फ अपने वेलोसिटी को इसको डिसोसिएट करना है, इसको आपने स्प्लिट करना है एक्स वाई में। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखें, ये आपकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको ये कहा कि बताएं कि इसका एक्स में और इसका वाई में क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या वैल्यू होगी। अगर मैं इसको और सिंपल बना के दिखाऊं आपको, तो आपके पास ये वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू आपको मालूम है 10, और इसका आपको एंगल भी मालूम है, वो है 60। ये आपको दो चीज़ें मालूम है, ठीक है। और आपको ये फाइंड करने को कहा कि ये जो वेलोसिटी है इसकी y में क्या वैल्यू है और इसकी x में क्या वैल्यू है। तो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा, जो कि आपको फाइंड करना है, और ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये सवाल एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का बन गया जिसमें आपको vy और vx चाहिए। अगर हम बात करते हैं vy कंपोनेंट की, ठीक है, यहां पर अप्लाई होगा हमारे पास साइन, तो साइन 60 इज इक्वल्स टू vy ओवर 10। सही है बेटा, तो साइन 60 का जो भी आंसर होगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी चेक कर लेते हैं भाई, साइन 60 है तो यहाँ पर हमारा डिग्री में होना चाहिए, शिफ्ट दबा के मोड में गए, डिग्री में लेके गए इसको, साइन किया 60 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, तो ये आ जाएगा 5√3। तो वेलोसिटी आ गई y की आपके पास 5√3, और अगर आप देखते हैं वेलोसिटी x की, तो ये क्या बनेगा भाई, cos 60 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 टाइम 10 इक्वल टू vx, और vx आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड।
ये आपके पास सिंपल सा आंसर आ गया पार्ट वन के, जिसमें आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालने थे, जो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। फाइंड इन टर्म्स ऑफ टी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल ए एट टाइम टी। अब पहले हम देखते हैं भाई पार्टिकल ए कहाँ है। ठीक है, पार्टिकल ए की अपनी इनिशियल पोजीशन कहाँ है? इनिशियल पोजीशन है उसकी हमारे पास ओरिजिन पर। ठीक है, ओके। हमें निकालना है फाइंड इन टर्म्स ऑफ टी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। ओके, तो इनिशियल पोजीशन क्या है? ओरिजिन है, उसको मैंने कह दिया 0 0। अब एक वो डिस्टेंस होगा जो वो वेलोसिटी की वजह से कवर कर रहा होगा। वेलोसिटी कितनी आई थी? x था हमारे पास 5 था, और y क्या था हमारे पास? 5√3 था। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे t से। अब अगर आपका सवाल है कि हम t से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, देखें आपके पास डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, जिसको हम स्पीड को कह रहे हैं वेलोसिटी। तो अगर मैं अपने पास वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे पास इनिशियल पोजीशन क्या थी? ओरिजिन था। अब जितनी उसकी वेलोसिटी होगी उसको मैं अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो यही मैंने किया कि वेलोसिटी को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि यार टाइम टी के बाद ये कहाँ खड़ा होगा। लेट्स सपोज मैंने कहा भाई टी की वैल्यू 2 है, आपने 2 पुट किया यहाँ पर, आपको मालूम पड़ जाएगा कि 2 घंटे बाद या 2 मिनट बाद या 2 सेकंड बाद ये पार्टिकल कहाँ पर होगा। तो ये इसका आंसर है इन टर्म्स ऑफ टी। आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, सिंप्लीफाई करने की या मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द पॉइंट, particle B start from the point 2√3,9 at time t equal to 0. It move with a constant speed of 5/3 meter per second parallel to the positive x-axis. Okay. Find in terms of t the position vector of particle B at time t. Okay. अब जरा हम अगर ग्राफ को देखें तो ग्राफ में पार्टिकल भी नजर आ रहा है कि भाई पार्टिकल भी आपका ऐसे मूव कर रहा है। ये क्या है? दैट इज द इनिशियल पोजीशन। पार्टिकल बी ने यहां से स्टार्ट किया, यहां ट्रेवल कर रहा है, स्पीड क्या है? 5/3 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, ये जो स्पीड है ये एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में है? ऑब्वियसली कि ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई में तो मूवमेंट नहीं है, तो वाई की स्पीड तो हमारे पास इसकी 0 है। अब आते हैं पार्टिकल बी पर। भाई पार्टिकल बी की फाइनल पोजीशन निकालने के लिए पार्टिकल बी की इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2√3 और वाई क्या है? 9। ये आ गया पार्टिकल बी का इनिशियल, प्लस पार्टिकल बी की वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है 5/3, खाली एक्स पर है, वाई पे तो 0 है, और साथ में आ गया टी। ये बन गया आपके पास पार्टिकल बी का आंसर। इन टर्म्स ऑफ टी आपने आंसर देना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करने की एज सच कोई नीड नहीं है। Hence show that the particles collide. देखिए पार्टिकल्स जब कोलाइड करेंगे उनका आपस में पोजीशन जो होगा वो इक्वेट करना है आपने, ठीक है ना? यूं समझें, आप यूं समझें, देखें एक पार्टिकल ये ए है और एक पार्टिकल ये बी है। ए ने यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, बी ने यहां से ट्रेवल स्टार्ट किया। जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो ये कोलाइड कर जाएंगे। तो आपने भी इसी चीज को फॉलो करना होता है। तो आपके पास पार्टिकल ए का डिस्टेंस क्या आया था हमारे पास? 5√3 एंड टी। ओके, पार्टिकल ए आया था 5 एंड 5√3 और ये था टी। ये इक्वेट किया जाएगा किसके साथ? 2√3 इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना? अब हम इसको सिंपली क्या करेंगे भाई, एक रो को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहां पर देखते हैं ये टी मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5t और ये नीचे भी मल्टीप्लाई होगा 5√3 t इक्वल्स टू, जैसे हम वो नहीं करते वेक्टर को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। 2√3 प्लस 5t/3 और 9 प्लस 0, क्योंकि टाइम t तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम इसको इक्वेट करते हैं। अब आप इसमें फर्स्ट रो को इक्वेट करें, फर्स्ट रो से मुराद आप इसको इक्वेट करो या आप इसमें इसको इक्वेट करो, इसका आंसर सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो मैं दोनों को इक्वेट करके देख लेते हैं हम लोग। जब हम फर्स्ट वाले को इक्वेट करते हैं 5t इज इक्वल्स टू 2√3 प्लस 5t/3, फर्स्ट वाले को किया। और अगर मैं सेकंड वाले को करूंगा 5√3t इक्वल्स टू 9। देखिए पेपर में अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सेकंड वाले को इक्वेट करें, उसका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। आंसर ऑल दो दोनों से सेम आना चाहिए। तो सेकंड वाले से मुझे आंसर नजर आ रहा है t इक्वल्स टू 9/5√3।
इसको आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम यहां से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। 5√3 से मल्टीप्लाई भी किया और 5√3 से हमने डिवाइड भी किया, तो ये आ जाएगा 9 5 जार 45 √3 डिवाइडेड बाय 5 5 जार 25 √3 और √3 हो जाएगा मेरे पास 3। अब क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 1 जार 3 3 15 जार 45, तो आंसर आ जाएगा 5 3 जार, मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं, आप चाहे कैलकुलेटर यूज कर लें, तो 3 √3 डिवाइडेड बाय 5, ये तो मैंने एक टाइम निकाला। अब यही टाइम उससे निकालूंगा, अगर दोनों पे टाइम सेम आ गया, क्वेश्चन क्या कह रहा था, हैंस शो दैट द पार्टिकल्स कोलाइड, अगर दोनों पे टाइम सेम आ गया इसका मतलब है कोलिजन हो रही है। अब यहां पर आइए, 5t बाई टी वाली टर्म को एक तरफ कर लिया, 5t/3 इक्वल्स टू 2 √3, 3 का एलसीएम ले लिया मैंने, what you got 15t minus 5t equals to 2 √3, 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा 10t, 3 वहां आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 √3 और t क्या आ जाएगा 6 √3 डिवाइडेड बाय 10, सिंप्लीफाई किया 2 3 जार एंड 2 5 जार, t का आंसर क्या आ जाएगा 3 √3/5। दोनों पे आपका आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर कोलिजन हो रहा होगा। तो आपका क्या स्टेटमेंट आएगा, आप कह दोगे सिंस टाइम इज इक्वल देयरफॉर इट शोज दैट द कोलिजन अकर्स, ये आपका आंसर बन जाएगा। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, अ मेटल टैंक इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद अ स्क्वायर बेस ऑफ साइड 6 मीटर एंड एन ओपन टॉप, शेप क्या है मेरे पास, इट्स अ स्क्वायर बेस, ठीक है। The tank has a volume of 5 मीटर क्यूब given that x can vary, x can vary ने क्या लिंक किया यहां पर कि भाई ये टॉपिक आपका बन गया डेरिवेटिव का, and that the area of the metal used to make the tank is a minimum, find the dimensions of the tank, डायमेंशन का मतलब होता है उसके जो साइज होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात मैं यहां पर एक टैंक बना लेता हूं, इट्स अ इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद अ स्क्वायर बेस, ओके। टैंक जो है वो क्यूबॉइड है लेकिन जो बेस है वो स्क्वायर है। अब यहाँ पर स्क्वायर बेस की वजह से हमें, मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई ये दोनों साइड बराबर हैं, तो लेट सपोज मैंने आपसे कह दिया भाई ये भी x है तो ये भी x होगा और इसको हमने कर दिया ये y है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर टाइम्स y विद स्क्वायर वेट ऑफ साइड x एंड एन ओपन टॉप, ठीक है। इसने हाइट को तो कुछ नहीं कहा हुआ ना, बस मैं ये दिख रहा था नहीं कहा हुआ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर वॉल्यूम मालूम है, वॉल्यूम है मेरे पास 5 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम इक्वल टू x स्क्वायर टाइम्स y। अब आपसे क्या कह रहा है भाई, गिवन दैट x कैन वेरी, तो यहां पे डेरिवेट आपको करना पड़ेगा एंड यू नीड टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ दिस बॉक्स। अब अभी ये प्रॉब्लम है कि हम इसको डेरिवेट ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। तो आप ये सोचेंगे कौन सी इंफॉर्मेशन है हमने अब तक यूज ही नहीं किया, वो हमारे पास है एरिया। उसने कहा हुआ है कि आपके पास ओपन टॉप है, ठीक है। अगर मैं अब इस पे एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करूं, ये काम शुरू कर रहा हूं एरिया के लिए, ठीक है। तो सरफेस एरिया का वर्किंग फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, बेस का एरिया आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो ये रेक्टेंगल आएगा ये आएगा एक्स इंटू वाई, जो यहां पर होगा वो यहां पर आएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2xy। इसी तरह जो मेरे पास फ्रंट वाला होगा ये भी एक्स वाई होगा, जो यहां पर होगा वो यहां पर होगा, अगेन ये आ जाएगा मेरे पास 2xy। तो सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, ये आ गया मेरे पास सरफेस एरिया। अब वो आपसे कह रहा है given that x can vary and that the area of the metal used to make the tank is a minimum, ये आपको रेफर कर रहा है किसके ऊपर, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए। अब मैं पहले वाले इक्वेशन से जो स्टेटमेंट थी वहां से बनाऊंगा मैं, x को या y को बनाते हैं सब्जेक्ट, y मेरे पास आ जाएगा 5/x स्क्वायर और इसको हम यूज करेंगे इसी जगह पर, तो एरिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x एंड y क्या आ जाएगा 5/x स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 20/x, ये बन गया मेरे पास एरिया। एरिया पर आने के बाद अब आप जाएंगे डेरिवेटिव वाले पार्ट के ऊपर, बट इसको पहले अरेंज करते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 20 इंटू एक्स पावर -1, और अब मैं स्टार्ट करता हूं उसको डेरिवेट करना, dA/dx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 20x पावर -2। dA/dx को हम 0 से इक्वेट करेंगे टू फाइंड आउट टर्निंग पॉइंट, इक्वल्स टू 2x माइनस 20/x स्क्वायर, इक्वेट कर लेंगे इसको।
2x इक्वल्स टू 20 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये ऐसे क्यों हुआ भाई, ये माइनस है यहाँ रह के प्लस हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 2 एंड एक्स क्यूब इक्वल्स टू 10। यहां से हम कैलकुलेटर के थ्रू एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ले आते हैं भाई कैलकुलेटर, और ये आ गया हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 10, क्यूब रूट ये रहा हमारे पास ऑफ 10, दैट इज 2.15। तो भाई मेरे पास x का आंसर तो आ गया 2.15, ठीक है। मुझे निकालना था डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स ना, तो y क्या आएगा, y के लिए मैं इसको यूज करूंगा, y इज इक्वल्स टू 5 ओवर एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 5 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, ये स्क्वायर आ गया और 5 से कर दिया इसको डिवाइड, 1.077, 1.077। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा था, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स। तो मेरे पास बॉक्स की डायमेंशंस आ चुकी हैं, तो मेरा बॉक्स की डायमेंशंस क्या है, x मेरे पास है 2.15, एक आ गई लेंथ, क्योंकि आपके पास स्क्वायर बेस है तो लेंथ और विड्थ तो बराबर होगी, और हाइट मेरे पास आ गई 1.077। ये आपको फाइंड करने का कहा था, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। मैं इसका जो पीडीएफ होगा वो इसी वीडियो के लिंक में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसका एक्सेस ले सकते हैं। आई होप कि पूरा आपको पेपर समझ में आ गया होगा। इस पूरे पेपर में मुझसे अगर आप पूछें कौन सा सवाल ज़रा ट्रिकी था, तो वही था ये वाला सवाल, जिसमें हल्का सा ऐसा कॉन्सेप्ट था जो हम लोग लास्ट ईयर के जितने पास पेपर्स आ चुके हैं उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तो ये 2 सवाल इसमें ट्रिकी थे, बाकी सवाल इसमें काफ़ी आसान थे। तो जब भी आप कोई पेपर करेंगे या जिस पेपर में आप अपीयर इंशाल्लाह होंगे, याद रखेंगे उसमें एक आध सवाल ऐसा ज़रूर होगा जो आपको ट्रिकी लगेगा, आपके लिए टफ टाइम देगा। उसमें आपको ज़्यादा स्टक नहीं होना। पेपर करते वक्त इस बात का ख्याल रखें, जो चीज़ आपको आ रही है उसको करें, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ के आगे बढ़ते रहें, उसको आप एंड पर सॉल्व कीजिएगा। अब ये मत सोचिएगा कि हम सब छोड़ ही देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं। खैर, इसका मैं वीडियो लिंक डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो मुझे ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकूं। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।